चौथा क्लास में पढ़ा रहा हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी का चौथा क्लास है। देखिए, इसे आप सेंड कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके मोबाइल पर बार बार जो है से आता रहे। देखिए, तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो यानी इक्वल टू जीरो के लिए कुछ नियम बताया था। तो क्या नियम बताए थे कि अगर मान लिया कि दो चार्ज है और दोनों सेम चार्ज है, प्लस है तो दोनों प्लस है, माइनस है तो दोनों माइनस है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगा? तो इन बिटवीन। देखिए लिख दिया है कि इन बिटवीन यानी बीच में जो है से जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बीच में जीरो हो जाएगा। ऐसा आप समझिएगा कि प्लस है या प्लस है, तो अगर दोनों प्लस में है तो उसमें जो है से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगा, मतलब E1 और E2 बराबर कहाँ होगा। यानी जो मैच करके जो समझा रहे थे उसमें ऐसा समझिएगा कि मैच कहाँ ड्रॉ कर सकता है, दोनों के बीच में ड्रॉ करेगा या जो है से इधर ड्रॉ करेगा आउटसाइड में, या इसके आउटसाइड में करेगा, या कहाँ मैच ड्रॉ कर सकता है। तो देखिए, अगर दोनों प्लस चार्ज रहे तो दोनों के बीच में जो है से मैच ड्रॉ करेगा। यानी यहाँ पर जो है से क्या है कि E बराबर जीरो हो जाएगा। अगर दोनों माइनस है, सेम चार्ज है, तब बीच में ही जो है से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो होगा। अगर डिफरेंट चार्ज है, एक प्लस है और एक माइनस है, डिफरेंट चार्ज है, तो आउटसाइड टुवर्ड्स अ स्मॉलर चार्ज का मॉड वैल्यू है। यानी कि दोनों चार्ज जो रहेगा उसका मॉड वैल्यू निकालेंगे। मॉड वैल्यू निकालने का मतलब है कि प्लस माइनस पर ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ अंक को देखेंगे, और इसके बाद जो है से जो स्मॉलर चार्ज होगा उसके बाहर में, उसके आउटसाइड में जो है से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो होगा। यानी कहने का मतलब है कि वहां अगर फील्ड बनाया जाए तो मैच जो है से क्या बराबरी पर आ सकता है, दोनों टीम जो है से बराबरी पर आ सकता है, ड्रॉ करेगा। तो देखिए वही चीज समझिए। तो देखिए उससे कुछ क्वेश्चन हम ला रहे हैं। जैसे 8 कूलम तथा 4 कूलम के दो आवेश 100 सेंटीमीटर से अलग हैं। यानी 100 सेंटीमीटर से दो आवेश है, एक है 8 कूलम का, एक है 4 कूलम का, और दोनों आवेश 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर की दूरी से सेपरेट है, अलग है। तो E बराबर जीरो कहाँ होगा? तो अब आप समझिए। देखिए, ये 8 कूलम का है, 4 कूलम का है, तो दोनों प्लस है। तो दोनों अगर प्लस आवेश है तो दोनों अगर सेम आप चार्ज रहे, तो सेम चार्ज रहे तो हम क्या बताए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो कहाँ होगा? तो इन बिटवीन यानी बीच में। तो मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान यहाँ पर जीरो होगा, और वह भी जो फील्ड बनेगा, जिस फील्ड में जो है से फुटबॉल खेला जा रहा है, वह फील्ड जो बनेगा वह 4 से नजदीक होगा और 8 से जो है से दूर होगा। 4 से नजदीक इसलिए होगा कि उसके नजदीक रहेगा तो उसका थोड़ा हौसला रहेगा, तो हो सकता है ये ज्यादा जो है से बलशाली है तो फिर भी इसका बराबरी कर सकता है यहाँ पर अगर फील्ड बना दिया जाए। तो वह जो है से पॉइंट कहाँ होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो कहाँ होगा? तो इन बिटवीन यानी बीच में होगा। जो 4 कूलम यानी जो स्मॉलर चार्ज है उससे जो है से नियरेस्ट होगा, माने उससे नजदीक होगा, और 8 से जो है से ज्यादा दूर पर होगा। तो मान लिया कि 1 मीटर की दूरी है, तो मान लिया कि 4 कूलम से जो है से इस पॉइंट की दूरी x है। तो इसका मतलब कि यहाँ से दूरी 8 कूलम से दूरी हो जाएगा 1 माइनस एक्स, चूंकि दोनों के बीच का दूरी 1 है, और जब E x हो गया तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगा? जहाँ E1 बराबर E2 हो जाए। तो E1 के लिए देखिए लिख दिए 9 गुने 10 को पावर 9 8, केवल 8 कूलम जो है, अब बटा 1 माइनस एक्स के दी होल स्क्वायर। इसका फिर लिख दिए 9 गुने 10 को पावर 9 4 बटा एक्स स्क्वायर, एक्स डिस्टेंस था, तो देखिए ये कट गया, 4 दूनी 8। तो इसको लेकर के जो है से यहाँ चले गए, तो 1 माइनस एक्स के दी होल स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। तो एक बार लिख दिए 1 माइनस एक्स बाई एक्स का दी होल स्क्वायर बराबर 2, इसलिए 1 माइनस एक्स बाई एक्स बराबर आ गया क्या? √2, स्क्वायर था। तो इसलिए 1 माइनस एक्स बराबर तिरछा तिरछी गुना कर दिए √2x, इसलिए 1 बराबर ये x जो है माइनस एक्स है, इसको इधर ले गए तो प्लस एक्स हो जाएगा। तो जब इधर जाएगा ये 1 इधर बच गया, बराबर √2x और प्लस एक्स, तो वही x कॉमन ले लिए हैं, तो √2 प्लस 1 अब ब्रैकेट दे दिया इंटू x, इसलिए x बराबर 1 बटा √2 प्लस 1। अब इसका परमेयीकरण कर दिए, रेशनलाइजेशन करिए किए, तो 1 बटा √2 प्लस 1 है,
तो इसको √2 - 1 से ऊपर नीचे क्या किए, ऊपर नीचे गुना कर दिए। तो देखिए √2 - 1 है, a + b × a - b समझिए। देखिए a इसको अगर समझे एक b समझे तो a + b है, a - b है, तो a + b × a - b (² - b²) √2 - 1 है तो 1.414 2 का वर्गमूल होता है 1.414 घटाव 1 है। अब बाई √2 के स्क्वायर माने क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, घटाव 1 के स्क्वायर मतलब 1 आ जाएगा, 2 घटाव 1 1 हो गया। तो इसमें से 1 जब घट गया तो आ गया 0.414, लेकिन इतना आया जो ये मीटर में आया। अगर इसको सेंटीमीटर में हम बोलेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो 0.2 अंक इधर खींच सकेगा, तो आ गया 41.4 इतना सेंटीमीटर। यह डिस्टेंस जो है से किसे, यह 4 कूलम से दूरी जो है उस पॉइंट का दूरी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने जा रहा है, उस पॉइंट की दूरी 4 कूलम से कितना होगा, तो 41.4 सेंटीमीटर। कोई कह देगा अगर कि 8 कूलम से कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी अगर 100 सेंटीमीटर है माने 1 मीटर है, तो जब इधर से 40 सेंटीमीटर हो गया तो इधर से 60 होगा। तो इस तरह से जो है सही हो गया। चलिए अब एक डिफरेंट आवेश वाला लेकर देखते हैं, डिफरेंट चार्ज का लेकर के देखते हैं। देखिए -8 कूलम है, 4 कूलम का 2 आवेश 1 मीटर दूरी से सेपरेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ होगा। तो देखिए यह -8 कूलम है, यह 4 कूलम है। तो अगर मान लिया कि डिफरेंट चार्ज है, देखिए अगर चार्ज डिफरेंट रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 0 होगा, तो आउटसाइड टुवर्ड्स अ स्मॉलर चार्ज का मोड वैल्यू, यानी स्मॉलर चार्ज के मोड वैल्यू का जो स्मॉलर है वैल्यू उसके आउटसाइड में होगा। तो इसका मतलब कि देखिए इसको हम क्या बना रहे हैं से, या -8 है 4 है, तो देखिए मान लिया यहाँ पर होगा, ये 4 के इधर आ गया। तो मान लिया कि इससे 4 से इसकी दूरी x है और यह जो है से -8 है, 4 के बीच की दूरी 1 है। तो -8 से इस P पॉइंट की दूरी हो जाएगा 1 + x, और ई 4 से इसकी P पॉइंट की दूरी हो जाएगा x। तो देखिए E1 = E2, तो 9 × 10⁻9 और गुने 8 बटे, देखिए -8 है तो माइनस ना यूज कीजिएगा, माइनस का मतलब उसका नेचर है चार्ज का, इसलिए -8 बटे 1 + x आ गया यहाँ का दूरी 1 + x का होल स्क्वायर बराबर 9 × 10⁻9 4/x²। देखिए पूरे कट गया, 4 दूनी 8। अब इसको उठा करके यहाँ ले गए तो x + 1 है, यानी 1 + x है, इधर दी होल स्क्वायर बटा x², इधर 2 छोड़ दिए तो 1 + x/x के दी होल स्क्वायर एक बार लिख दिए बराबर 2। तो इसका मतलब क्या आ गया, अब यहाँ देखिए 1 + x/x बराबर क्या आ जाएगा, √2, तिरछा तिरछी गुना कर दिया, ऐसे आ गया। अब जो है से 1 के इधरे छोड़ दिए, 1 है तो मान लिया इधरे छोड़ दिए, एक उधर ले गए तो √2x, अब -x हो जाएगा, x कॉमन ले लिया है, √2 - 1 × x 1 आ गया, x बराबर 1 बटा √2 - 1 है। अब इसको रेशनलाइजेशन किए, यानी कि परमेयीकरण किए, √2 यहाँ माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे जो है से गुना किए, √2 + 1 √2 + 1 है, तो देखिए ये आ गया ऊपर में √2 + 1, तो √2 यानी 2 का वर्गमूल 1.414 और प्लस 1 है, a + b × a - b² - b², तो ये हो गया 2 के √2 के स्क्वायर, तो 2 आ गया, 2 घटाव 1 1 आ गया, तो इतना में ही जोड़ दिए तो आ गया 2.414 मीटर। यह x का मान आया। x का मान आने का मतलब है कि 4 कूलम्ब से उस पॉइंट की दूरी जो आउटसाइड में पॉइंट बनने जा रहा है, जो आउटसाइड में पॉइंट बनने जा रहा है जो 4 कूलम्ब के आउटसाइड में है, तो यह जो है से क्या कितना दूर पर होगा, तो 2 मीटर। और इसके बाद क्या 4 × 1 = 4 का मतलब एक, अगर 2 अंक तक लीजिएगा तो 41 कहिए सेंटीमीटर, 2 मीटर 41 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो है से इतना दूर पर होगा। अगर इससे कोई पूछेगा तो एक और जोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि x का मान यही निकला, एक और जोड़ देंगे तो इससे निकल जाएगा दूरी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 हो जाएगा। अब आइए एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं इस तरह का कि m द्रव्यमान तथा q आवेश का एक बॉडी है जो विद्युतीय क्षेत्र E में सस्पेंड है, माने निलंबित है, सस्पेंड है यानी क्या है, निलंबित है, लटक रहा है। m द्रव्यमान है वस्तु का और उस पर आवेश q है और वह इलेक्ट्रिक फील्ड E इलेक्ट्रिक फील्ड में वह लटक रहा है वह वस्तु। तो कह रहा है कि निलंबित है तो अनुभव बल जो है
अनुभव बल नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो है से क्या होगा, तो ई बराबर डॉट डॉट लिख दिए। ई का मान जो है से क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में m द्रव्यमान तथा q आवेश का वस्तु सस्पेंड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो है से क्या होगा, वस्तु का द्रव्यमान m है और आवेश q है। तो मान लिया कि यह जो है से इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए दो ठो प्लेट दे दिए हैं जो आवेशित है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में m द्रव्यमान का वस्तु सस्पेंड है। तब पृथ्वी, मान लिया कि पृथ्वी से ऊपर अगर किसी वस्तु को ऐसे हम रखे हैं तो पृथ्वी उसको mg बल से खींचेगी। किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है, जिसे उस वस्तु का वेट यानी भार कहा जाता है। तो m द्रव्यमान का है तो पृथ्वी तो निश्चित रूप से mg बल से खींच रही होगी। और जब यह वस्तु इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो F बराबर हम बताए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनीशन जहां दिए थे तो वहां बताए थे कि F बराबर EQ। तो F बराबर EQ, एक ऊपर बल लग रहा है, तो एक जब ऊपर बल लग रहा है, एक नीचे बल लग रहा है। अब वस्तु अगर सस्पेंड है, वस्तु लटक रहा है, इसका मतलब है कि ऊपर लगने वाला बल और नीचे लगने वाले बल का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो F बराबर क्या है, EQ। F बराबर EQ, चूंकि E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो F बराबर, तो यहाँ हम mg रख देंगे। F बराबर mg, जिस बल से पृथ्वी उस वस्तु को क्या कर रही है, खींच रही है, तो वह F बराबर mg आ गया। तो mg बराबर EQ, इसलिए E बराबर क्या आ जाएगा, mg। E बराबर क्या आ जाएगा, E बराबर आपको आ जाएगा mg लिखना पड़ेगा, E वाला mg अब बटे q, यानी mg में अगर q से हम भाग देंगे, तो वही आ जाएगा, आंसर आएगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान यही पर होगा। अगर m का मान दिए हुए रहता, g का मान आप जानते हैं 9.8, m का मान kg में रखिएगा, और q का मान अगर दे देगा कि इतना कूलम्ब है, तो हम निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान क्या होगा, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है से वह वस्तु सस्पेंड है, वह वस्तु लटक रहा है। देखिए एक क्वेश्चन जो है ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी का पोटेंशियल विभव क्या होता है। तो पृथ्वी का पोटेंशियल शून्य होता है। फिर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन कर दे कि ऋणात्मक होता है या धनात्मक होता है, तो कहिएगा कि ऋणात्मक होता है, इसलिए कि पृथ्वी किसी बॉडी को अपनी ओर खींचती है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये है, यह क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है डिप्लोमा में। तो देखिए कि एक बॉडी जो है 10 को पावर 20 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है, तो उस पर आवेश क्या होगा। तो चूंकि बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है, इसलिए बॉडी पर कौन आवेश आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो Q बराबर क्या जानते हैं, ये नहीं, आप प्लस दे दीजिए, चूंकि प्लस आवेश आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है, अगर गेन करती तो माइनस हो जाता है। तो एन के जगह पे क्या लिख दिए, मतलब नंबर 10 को पावर 20 गुने 1.6 गुने 10 को पावर -19। तो देखिए ये क्या है, ये आधार सेम है तो पावर जुटेगा, तो 20 है, -19 है, तो 1.6 गुने 10 को पावर क्या आ गया, 1 आ जाएगा। तो 1.6 में 10 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 कूलम्ब आ गया। तो इस तरह से जो है सही हो गया। देखिए प्रतिरोधों का समूहन, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, यानी प्रतिरोध को जो है से हम कैसे कैसे जोड़ सकते हैं। तो देखिए इसका जो है से कैसे कैसे ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो एक है श्रेणी क्रम समूहन, सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन देखिए किसको कहा जाता है। मान लिया कि एक ही प्रतिरोध है, ये ऐसे ऐसे जो दिया ही प्रतिरोध है, इससे मैंने सूचित किया जाता है प्रतिरोध के। ऐसा ना समझिएगा कि ऐसे ऐसे प्रतिरोध होता है। जैसे कोई भी तार है तो उसमें प्रतिरोध है, बिना प्रतिरोध का कोई तार नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो है मान लिया ये पहला प्रतिरोध है, तो पहला प्रतिरोध का ये सिरा है, पहला सिरा है, पहला एंड है, ये दूसरा एंड है। दूसरा प्रतिरोध का पहला एंड ही हो गया, दूसरा एंड ही हो गया। तो इसको जो है से डिफिनीशन में लोग ऐसे देता है कि यदि बहुत से प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ दिया जाए कि पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहला सिरा से जुड़ा हो, और दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा, और तीसरा आएगा तो तीसरे प्रतिरोध के पहला सिरा से जुड़ा हो, और तीसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा चौथे प्रतिरोध के पहला सिरा से जुड़ा हो, और यह क्रिया आगे भी जारी रहे, तो प्रतिरोधों के इस समूहन को श्रेणी क्रम समूहन कहा जाता है। ऐसे पढ़ने के लिए था, ऐसे ही पढ़ाया जाता था मैट्रिक में। मैट्रिक का लड़का लोग ऐसा ही बताता है।
लिखिए, उसे थोड़ा सा हट के चलिए, वो ठीक नहीं लग रहा है। वो परिभाषा जो है इसे ठीक अब दूसरे ढंग से पढ़िए। देखिए, हम बता रहे हैं आपको, इस परिभाषा को आप समझिए। वास्तविकता यही है कि यदि बहुत से प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ दिया जाए कि सभी प्रतिरोध में करंट सेम प्रवाहित हो, लेकिन सभी का वोल्टेज यानी विभव डिफरेंट रहे, तो प्रतिरोधों के इस समूहन को श्रेणी क्रम कहा जाता है। वास्तव में ही परिभाषा समझिए, इंजीनियरिंग वाला परिभाषा समझिए। तो देखिए, हम लिख दिया है, जैसे मान लिया कि यहाँ पर जो है से दो को प्रतिरोध के हम जोड़ दिए हैं। आई आपका मेन करंट है, ये करंट जा रहा है, तो देखिए इसमें भी आई जाएगा, इसमें भी आई जाएगा। ये R1 R2 इसका प्रतिरोध है, लेकिन इसका वोल्टेज V1 हो जाएगा, इसका वोल्टेज देखिए V2 दिखाए हैं, माने वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा क्योंकि प्रतिरोध अलग अलग है, लेकिन दोनों में करंट जो जा रहा है वो सेम जा रहा है। तो देखिए, श्रेणी क्रम को हम कैसे पहचानेंगे? श्रेणी क्रम जो है से प्रतिरोधों का एक ऐसा ग्रुपिंग है, एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें I सेम रहेगा, यानी करंट का मान सेम रहेगा और V पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा। सीरीज अगर कह रहे हैं सीरीज कनेक्शन, तो सीरीज, तो सी कह रहे हैं सी से सीरीज, तो सी का मतलब हो गया करंट, कहिए करंट का सी से लिखिएगा CURRENT, तो कह दीजिएगा कि करंट सेम रहेगा, तो फिर एक बाद पोटेंशियल आ गया विभव, तो उसको डिफरेंट कह दीजिएगा। तो देखिए, समतुल्य प्रतिरोध RS लिखे हैं, इसका मतलब सीरीज कनेक्शन, यानी प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो समतुल्य प्रतिरोध यानी टोटल प्रतिरोध कितना होगा? तो RS बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3 अप टू जहां तक अब जुटा हुआ रहे, सबको इंडिविजुअली जो है से आप जोड़ दीजिएगा। यानी कहने का मतलब है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही है। समतुल्य प्रतिरोध का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या? सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, यानी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का क्या होता है? सम होता है, माने उसका जोड़ होता है। सम मतलब जोड़। यदि R1 बराबर R2, इस प्रतिरोध R1 R2 है, R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4, इस तरह से जो है सबको अगर R मान लिया जाए, मान लिया कि हम इसको R मान ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? RS बराबर क्या आ जाएगा? इसके जगह पर R, इसके जगह पर भी R, तो R जोड़ R जोड़ R जोड़ R n बार तक, तो R जोड़ R जोड़ R n बार तक अगर जोड़ेंगे तो n R आ जाएगा। जैसे मान लिया कि 2 रुपया जो है से कोई 10 दिन तक आपको दिया, तो 2 गुने 10 यानी 20 रुपया दिया, तो R जोड़ R n बार अगर जोड़े तो n R। तो इस तरह से जो है से इसको श्रेणी क्रम को आप ऐसे समझिए कि RS बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3 जोड़ना है। अगर RS है सेम सब प्रतिरोध है तो NR कह सकते हैं एक बार। अब आइए पैरेलल कनेक्शन, समानांतर समूहन। समानांतर समूहन देखिए किसको कहते हैं? तो एग्राम में जो है से इसमें डिफिनीशन जो है से ऐसे आप मैट्रिक में ऐसे बता दिया जाता है कि यदि बहुत से प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ दिया जाए कि सभी प्रतिरोध का एक सिरा एक उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़ा हो और दूसरा सिरा, सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़ा हो, तो इस समूहन को समानांतर समूहन कहा जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा इंजीनियरिंग वाला परिभाषा देखिए। देखिए, हम ऐसा कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन किसको कहते हैं? यदि बहुत से प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ दिया जाए कि सभी प्रतिरोध का वोल्टेज सेम हो, लेकिन सभी प्रतिरोध में अलग अलग करंट प्रवाहित हो, माने विभिन्न करंट प्रवाहित हो, तो इस समूहन को पैरेलल कनेक्शन कहा जाता है। देखिए, पैरेलल P से लिखा रहा है, तो P का मतलब पोटेंशियल समझिएगा, तो P पोटेंशियल यानी वोल्टेज ना, तो V देखिए सेम आएगा, V सेम आएगा, तो I फिर क्या बोल दीजिएगा? डिफरेंट। जैसे देखिए, ये एक प्रतिरोध है R1 है, R2 है, इसको क्या है कि इस बिंदु को जो है यहाँ पर जोड़ दिए हैं, इसका इस इंड को यहाँ जोड़ दिए हैं इसका, तो देखिए उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़ा हुआ है ना। वो परिभाषा आपका सही है था कि उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़ा है। देखिए, मान लिया कि यहाँ I करंट जो है से इसमें जा रहा है, I आपका मेन करंट है, तो मेन करंट है, तो इसके बाद जो है से इसका प्रतिरोध अलग है, इसका प्रतिरोध अलग है, तो ये अपना हिसाब से अपनी कैपेसिटी के अनुसार अलग करंट खींचेगा, यह जो है से अलग करंट खींचेगा ना। तो इसका मतलब है कि मान लिया कि यह जो है से I1 करंट को ड्रॉ कर रहा है और यह जो है से I2 करंट को ड्रॉ कर रहा है, तो देखिए इसमें I1 जा रहा है, इसमें I2, तो अब आप खुद समझिए ये दोनों प्रतिरोध है R1 R2, तो ये दोनों में करंट क्या आ गया? डिफरेंट आ गया। तो देखिए I डिफरेंट बताए थे,
लेकिन ये इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में जो पीडी है, पोटेंशियल डिफरेंस है, जो विभवांतर है, वो तो सेम आएगा। तो देखिए दोनों भी है, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच जो विभवांतर है वह तो सेम है। तो अब ध्यान रखिएगा कि भी आपका सेम रहेगा, बट आई आपका क्या रहेगा कि डिफरेंट रहेगा। तो देखिए इसमें जो है से इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन, देखिए 1/RP, P का मतलब कि पैरेलल को सूचित कर रहा है। 1/RP इक्वल टू 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3 अप टू, अब जहां तक चले जाइए। अगर मान लिया कि दुए को का मामला रहे 1/R1 जोड़ 1/R2, लघुत्तम लीजिएगा तो R1 × R2 हो जाएगा। R2 यहाँ चला जाएगा, R1 यहाँ, तो मिला जुला के RP बराबर आप निकालिएगा तो आ जाएगा R1 × R2 बटा R1 जोड़ R2, यानी कि गुना बटे जोड़। अगर दो प्रतिरोध है और दोनों प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में नहीं, समानांतर क्रम में अगर जुड़ा हुआ है और समतुल्य प्रतिरोध निकालना है तो दोनों को गुना कीजिए और उसमें डिवाइड कर दीजिए, दोनों के जोड़ करके जो आएगा उससे डिवाइड कर दीजिएगा, यानी गुना बटे जोड़ कर दीजिएगा तो आरपी निकल जाएगा आपका, यानी प्रोडक्ट बाई सम, प्रोडक्ट माने गुना, सम माने जोड़। अगर R1 बराबर R2 बराबर R3 सब अगर मान लिया कि सब बराबरे है, मान लिया R है, छोटा R है, तो RP बराबर आप निकालिएगा, इस हिसाब से निकालिएगा तो आपको आ जाएगा RP बराबर R/N। अब रिलेशन बिटवीन RS एंड RP, समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में और समतुल्य प्रतिरोध समानांतर क्रम में, दोनों के बीच रिलेशन दे रहा है। तो RS बटे RP अगर कीजिएगा तो NR बटे R/N कीजिएगा तो RR तो कट जाएगा छोटा R वाला, तो RS बटे RP बराबर आ जाएगा N²। अब आइए विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मान लिया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के प्रतिरोध के कारण वह जो है उसमें हीट उत्पन्न हो जाता है। तो उसमें हीट उत्पन्न हो जाता है तो यह नियम जो है, ये जो नियम दिया, इस नियम को देने वाला कौन था? जूल था। जूल देखिए लिख दिया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर कौन कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यानी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। यानी जब विद्युत धारा किसी चालक में प्रवाहित करते हैं, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह गर्म हो जाता है। इस सिद्धांत पर कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम करता है उसके बारे में देखिए हम बता रहे हैं। पहला हीटर है। हीटर क्या है? जब उसमें हम विद्युत धारा देते हैं तो वह गर्म होने लगता है, उसके बाद जो है सोकरा पर खाना बनाइए, क्या कीजिए। आयरन है, विद्युत धारा जब उसमें प्रवाहित होता है तो वह गर्म हो जाता है। इसके बाद बल्ब है, इसके बाद फ्यूज है। तो ये सब जो है से क्या है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित यंत्र है। तो देखिए इसमें विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में मान लिया कि यह एक तार है, यह एक कंडक्टर है जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसका जो है से विभव भी है, आवेश जो है से Q प्रवाहित हो रहा है, इस तरह से है। और इसका प्रतिरोध मान लीजिए कि R है, इस तरह से मान लीजिए कि तार का प्रतिरोध है। तो देखिए W बराबर JH है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक जिसको जूल ने दिया था, उसमें क्या कहा था कि W बराबर JH, यानी W जो है W प्रोपोर्शनल H, अगर जितना जो है से वर्क कीजिएगा उतना उसी के हिसाब से जो है से हीट पैदा होगा। आप खुद समझिए कि मान लिया कि आप वर्क कर रहे हैं, आप जो है से कुदारी चला रहे हैं, खेत में पसीना निकलेगा, गर्मी निकलता है। अगर मान लिया कि 2 घंटा चलाइएगा तो कुछ निकला, कुछ गर्मी आया आपके शरीर में। अगर 3 घंटा चलाइएगा तो ज़्यादा नहीं आ जाएगा, तो यानी W प्रोपोर्शनल H, अगर W बढ़ेगा तो H बढ़ जाएगा। तो इसलिए प्रोपोर्शनल को जब हटाए हैं तो W बराबर क्या आ गया? JH। यह नियम जो दिया था ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, यह जो है से नियम जूल महोदय ने दिया था। J का मान 1 होता है ऐसा यूनिट में। तो देखिए W, तो अब आपसे समझना है कि J का मान अगर 1 दे दे तो W बराबर H आ जाएगा, यानी कि वर्क और हीट एक ही चीज है। तो W बराबर तो हम VQ बताए थे, आपको जो है से बताए थे कि W बराबर VQ, तो W बराबर VQ H, तो अब वही देखिए H बराबर लिख रहे हैं, V का मतलब लिख दिया IR और Q का मतलब IT, तो H बराबर आ गया I²RT। तो इस आधार पर जूल महोदय ने 3 गो नियम दिया, 3 नियम दिया। पहला नियम दिया कि H प्रोपोर्शनल I²। किसी चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो धारा के वर्ग का समानुपाती हीट होता है। H प्रोपोर्शनल R, H प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा? T, देखिए अलग अलग है। तो इस तरह से अगर मान लिया कि धारा को दुगना कर दिया जाए तो हीट जो पैदा होगा वह 4 गुना हो जाएगा। अगर प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाए तो हीट दुगना पैदा होगा।
अगर टी को टाइम को दुगना कर दिया जाए तो ये भी दुगना जाएगा। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यह स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अगर आई को दुगना कीजिएगा तो यह 4 गुना हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसके बारे में बता रहे हैं हीटर के बारे में। इसका कॉइल नाइक्रोम का बना होता है और उस कॉइल का गलनांक जो है से ऊंच होता है और प्रतिरोध भी ऊंच होता है, जल्दी गलेगा नहीं। अब आइए फ्यूज के बारे में। आइए फ्यूज क्या है कि उच्च प्रतिरोध उसका होता है फ्यूज या सोल्डर, और निम्न गलनांक उसका होता है। ये दोनों जो है से ध्यान रखिएगा, ये सब हमेशा जो है से पूछा जाता है। फिर इसके बाद आइए Cu प्लस Sn, यानी कि तांबा है और टीन है, तो इसका जो है से जब बनेगा तो आदर्श फ्यूज होगा जो 15 एम्पियर का होगा। पावर ग्रिड वगैरह थर्मल पावर में यही यूज होता है। Sn प्लस पीबी का जब बनेगा, जब फ्यूज बनेगा तो यह घरेलू यूज में होता है। जैसे टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक वाला सामान जो है तो उसमें जो है से यह वाला जो है से फ्यूज यूज होता है। इसको ध्यान रखिएगा, यह आदर्श फ्यूज है। आदर्श फ्यूज Cu प्लस Sn यानी तांबा प्लस टीन का बना होगा, जबकि Sn यानी कि टीन प्लस पीबी का ही बना होगा। अब आइए बल्ब के बारे में। आइए इसकी एवरेज आयु 1000 घंटा होती है। यह 20% लाइट देता है, 80% ऊष्मा देता है, जबकि ट्यूब जो है से याद रखिए कि 60% जो है से लाइट देता है। बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है और उसका एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक जो है से 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बल्ब में 2 अक्रिय गैस भरा हुआ होता है, आर्गन होता है और नाइट्रोजन होता है। आर्गन की मात्रा नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन क्या करता है, बल्ब की ब्रिलियंसी को बढ़ाता है, और आर्गन जो है और बल्ब के अंदर जो है से हवा नहीं रहती है तो ऑक्सीडेशन नहीं होता है। इस तरह से